स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ में आइए देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लू, द ग्लू यूज्ड इन प्रोडक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी कि एक फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरर है, वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बहुत कम कीमत का ग्लू यूज़ करता है। तो जो ग्लू वहाँ उसने यूज़ किया वो एक्चुअल में किस कॉस्ट के अंदर उसको आप कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में, इनडायरेक्ट मटेरियल में, प्राइम कॉस्ट में या सन्ड्री एक्सपेंसेस में। एक्चुअल में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लू है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है, जिसमें हम किसी भी यूनिट के ऊपर इसको डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इसका हमारी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम क्या इंक्लूड नहीं करते, प्राइम कॉस्ट भी आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है, सेलिंग ओवरहेड नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और इसका करेक्ट आंसर होगा, डी को हम इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फार्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ ओपनिंग स्टॉक इज ₹5,000, परचेजेज 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,500, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता है इन सभी को जोड़ के माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, जो 19,500 आएगा वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आइडल टाइम इज। आइडल टाइम्स क्या होता है, आइडल टाइम मीन्स व्हेन वर्कर्स आर प्रेजेंट एट द वर्क प्लेस। यानी कि वो वर्क प्लेस पर तो है लेकिन वो इंगेज नहीं है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर। तो वो जो टाइम होता है वो हमारा आइडल टाइम होता है। जैसे टी ब्रेक होगी, नॉर्मल टाइम होगा, टी ब्रेक होगी, लंच हो गया। अब नॉर्मल क्या होगा, फिर मटेरियल है वो फिनिश हो गया, मटेरियल की शॉर्टेज होगी, मशीन ब्रेक डाउन होगी या पावर कट हो गया। तो जो ये होता है वो हमारा आइडल टाइम होता है। तो आइडल टाइम मीन्स टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क। यानी कि वर्क पे तो है लेकिन वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्टीन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ ए ABC एनालिसिस, बी एनुअल स्टॉक ट्रैकिंग, सी परपेचुअल इन्वेंट्री, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो परपेचुअल इन्वेंट्री होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉक होता है फिजिकली हम वेरीफाई करते हैं कॉन्टीन्यूअस बेस पे। जबकि ABC एनालिसिस में क्या करते हैं हम, उनके अंदर उसकी जो वैल्यू और उसकी क्वांटिटी के इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं। एनुअल स्टॉक के अंदर क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं वंस इन से ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी। जब हमें कोई अर्जेंट ऑर्डर मिल जाता है तो जब हम वर्कर्स से ओवर टाइम करवाते हैं तो जो वहाँ ओवर टाइम में जो हमने उनको प्रीमियम पे किया तो वो जो प्रीमियम है वो कहाँ चार्ज होगा। तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट पे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी ओवरहेड के जो ओवरहेड कॉस्ट है इसमें एक जनरल कॉस्टिंग प्रिंसिपल है जिसके अंदर ओवरहेड प्रीमियम जो है हमारा वो ओवरहेड्स कॉस्ट के अंदर ही चार्ज होगा। ओवर टाइम प्रीमियम कहाँ चार्ज होगा, ओवरहेड्स कॉस्ट में। अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता तो ये फिर क्या होता, पर्टिकुलर जॉब पे चार्ज होता। ऑप्शन नंबर बी। अब्जॉर्प्शन मीन्स का मतलब क्या होता है कि हम जो चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स, तो हम कॉस्ट को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं कहाँ, या तो कॉस्ट सेंटर पे, डिपार्टमेंट पर, या सेक्शंस पे, या कॉस्ट यूनिट्स पे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इंक्लूड्स इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है कि हमने जो ओवरहेड्स हैं वो जो एक्चुअल में ओवरहेड अब्जॉर्व करने थे लेस कर दिए, किससे, कि जो एक्चुअल में हमारे ओवरहेड इंकर्ड हुए थे। यानी कि अगर हम एग्जांपल मान के चलें तो हमारे जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स थे तो 1 लाख थे, लेकिन जब हम निकालने लगे तो हमने क्या किया, 1 लाख की जगह
50,000 को हमने क्या कर दिया, वहाँ चार्ज कर दिया, यानी कि ऑब्जर्व कर लिया। जो 10,000 जो हमने कम किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंडर ऑब्जर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कोस्ट इज अडोप्टेड व्हेन। जो हम डिफरेंशियल कोस्ट निकालते हैं उसकी टेक्निक हम कब अडोप्ट करते हैं, जब हम अल्टरनेट यानी कि चॉइस बनाते हैं, किसमें, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस पे। कैसे, तो अब देखिए ज़रा, हमारे पास दो अल्टरनेट दिए हुए हैं। अल्टरनेट ए के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट 50,000 और रिवेन्यू 70,000 है, और अल्टरनेट बी पे हमारी टोटल कॉस्ट 60,000 आती है और हमारा जो रिवेन्यू है 85,000 आता है। जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो क्या निकल के आता है कि जो हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट है वो आती है 10,000 और जो डिफरेंशियल रिवेन्यू है वो आता है 15,000, यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल प्रॉफिट आता है निकल के ऑप्शन ए और बी क्या, वो 15,000 माइनस 5,000, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये ए के मुकाबले हमारे लिए बेटर है। तो जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो हमें अल्टरनेटिव, यानी कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेहतर है, हमारी चॉइस के लिए वो हमें बताता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट डालें, अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो ताकि मैं उसके ऊपर कोई अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द कंपनी हैज़ बीन बाइंग एन आइटम इन लोट्स, यानी कि लोट्स में कंपनी बाय कर रही है कितने में, 2,400 यूनिट्स, विच इज 6 मंथ, ध्यान रखना है 6 मंथ के अंदर ये इसको बाय कर रही है। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ 12, जो इसकी कॉस्ट है वो 12 पर यूनिट है। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 8 और कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 25%। तो सबसे पहले हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट्स प्राइस हमें 12 दिया हो, तो जैसे ही हम इसका निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस 12 दिया हुआ है, तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 25%। जब इसको निकालते हैं तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट निकल के आती है वो आती है ₹3। अब सेकंड हमें क्या करना है, हमें जो एनुअल डिमांड दी हुई है वो एनुअली ना देकर हमें हाफ ईयरली दे रखी है, तो सबसे पहले उसको हम एनुअली निकालेंगे। 2,400 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि हमें एनुअली कितनी रिक्वायर्ड है, 4,800। अब हमें तीनों चीज़ मिल गई हैं, एनुअल डिमांड मिल गई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल ली है। तो जैसे ही हम इस फार्मूले के अंदर जो हमें पता है दिया हुआ है, इसके अंदर जब हम ये सारी फिगर्स को पुट करते हैं तो हमारा जो यूनिट्स निकल के आती है 160 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ क्रेडिट सेल फॉर द ईयर इज, जो हमारी क्रेडिट सेल है वो दी हुई है 5,40,000। डेटर एट द एंड, जो हमारे डेटर्स दिए हैं वो 90,000 दिए हुए हैं। हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेटर्स पता है, हमें क्रेडिट सेल पता है, तो आइए हम निकालते हैं। तो जो एवरेज कलेक्शन पीरियड का हमारा फार्मूला है वो क्या है, डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज़। तो जो निकल के आता है वो हमारा आता है 61 डेज़। या फिर हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारी जो 5,40,000 जो सेल है वो एनुअली है, अगर एक दिन की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 365 कर देंगे, यानी कि 5,40,000 डिवाइड बाय 365, तो हमारी 1 डेज़ की जो कितनी आ जाएगी, 1,479। तो हमने डे टू कलेक्ट, यानी कि हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, 90,000, 1,479 1 डेज़ का है, तो टोटल हमें 61 डेज़ के अंदर जो हमारा कलेक्शन